भाई अपनी बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर राजा के राजमहल की तरफ निकल गए। कुछ देर चलते चलते वे राजमहल पहुंच गए। राजा विक्रम सिंह अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे और तीनों भाई पहुंच गए और तीनों विद्वान राजा से कहने लगते हैं, महाराज, हमें आपके राजमहल में काम चाहिए। विजय की बातें सुनकर राजा कहने लगता है, हे विद्वानों, आपका मेरे राजमहल में स्वागत है। अगर मुझे आप लोग ये बताओ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, हम आपको अपने यहाँ पर काम तो दे देंगे, मगर आप किस तरह के काम करने में अच्छे जानकार हैं ये बता देंगे तो। जो पहला विद्वान विजय था वो राजा से कहने लगा, महाराज, मैं हर जगह जानने में माहिर हूँ। मैं किसी भी जगह के बारे में बता सकता हूँ कि वो जगह हमारे रहने के लिए सही है या नहीं। विजय की बातें सुनकर राजा कहने लगे, अच्छा ठीक है, पहले हम आपके इस गुण की परीक्षा करेंगे। यदि आप अपने काम में सफल हुए तो उसके बाद हम आपको काम पर रख लेंगे। महाराज ने अपने राजमंत्री से कहा, मंत्री जी, तब तक इस विद्वान व्यक्ति को हमारे अतिथि रूम में ठहरा दो। सही समय आने पर हम इसे बुला लेंगे। राजमंत्री ने उस विद्वान को अतिथि रूम में ठहरा दिया। तभी दूसरा गुणी व्यक्ति महाराज से कहने लगा, हे महाराज, मैं अनाज के बारे में बता सकता हूँ कि कौन सा अनाज हमारे खाने के लायक है और कौन सा अनाज सही है और कौन सा खराब। दूसरे विद्वान की बातें सुनकर महाराज बोले, हाँ ठीक है, तुम तो बड़े काम के आदमी हो। तुम्हारी भी हम समय आने पर परीक्षा लेंगे और यदि तुम अपने काम में सफल हो गए तो हम तुम्हें अपने राजमहल में आजीवन काम के लिए रख लेंगे। महाराज ने उसे भी अपने अतिथि रूम में ठहरा दिया और उसके बाद तीसरा विद्वान बोला, हे महाराज, मैं भोजन को देखकर बता सकता हूँ कि वो भोजन हमारे खाने के योग्य है या नहीं है। तीसरा विद्वान की बातें सुनकर महाराज सोचने लगे। अरे ये विद्वान भी बड़ी काम की चीज है। यदि ये अपने गुण में सफल हुआ तो हम इसे भी यहाँ अपने राजमहल में रख लेंगे। और इस प्रकार महाराज ने उन तीनों विद्वानों को अपने यहाँ पर अतिथि रूम में ठहरा दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और एक दिन राजा विक्रम सिंह ने कहीं बाहर यात्रा पर जाने का सोचा। हमें कुछ दिन के लिए घूमने जाना चाहिए। इस तरह महाराज ने घूमने का मन बनाया। तब राजा ने जो जगह परखने वाला विद्वान था उसे साथ में ले लिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। राजा ने मन में सोचा, इतनी रात में अब और आगे जाना सही नहीं होगा। क्यों ना यहीं पर ठहरकर रात बिताई जाए और जब सुबह होगी तब आगे की यात्रा शुरू की जाएगी। महाराज ने अपना ये विचार उस गुणी व्यक्ति को बताया तो वो कहने लगा, हाँ ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं भी आपके साथ यहीं पर ठहर जाऊंगा।
महाराज ने देखा कि वहां पास में ही एक बड़ा गांव था। उस गांव से बाहर एक बहुत झोपड़ी बनी हुई थी। महाराज ने देखा कि वहां 4 पाइयां तो बिछी हुई हैं, मगर वहां पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं पास में एक बहुत पुराना सा मंदिर था। राजा ये देखकर सोच में पड़ गए। ना तो उस मंदिर में कोई पुजारी था और ना ही उन 4 पाइयों पर बैठने वाला कोई याद। फिर वो सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं, हमें इन सब बातों से क्या मतलब है। हमें तो सिर्फ यहाँ पर एक रात बितानी है और सुबह वापस चले जाना है। महाराज ने अपने उस गुणी व्यक्ति से कहा, सुनो, आज हम इसी स्थान पर रुकेंगे गांव में, परंतु हम किसी के घर में रुकेंगे तो हो सकता है कि किसी के पास हमारे सोने की व्यवस्था हो या ना हो। महाराज की बातें सुनकर गुणी व्यक्ति कहने लगा, हाँ ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज और गुणी व्यक्ति उस पुराने मंदिर के पास ही ठहर गए। महाराज और गुणी व्यक्ति अपनी जगह पर लेट गए। जब रात के 12 बजे तो राजा विक्रम सिंह को एक बहुत भयानक सपना आता है। सपने में उन्होंने देखा कि राजा खुद अपनी ही मां की हत्या कर रहे हैं। खतरनाक सपना देखकर महाराज की आंखें खुल जाती हैं। राजा विक्रम सिंह उठकर बैठ गए और उनके चेहरे पर डर था और वो बहुत घबराए हुए थे। डरे हुए स्वर में वे अपने उस विद्वान को जगाते हैं और उसे कहते हैं, अरे गुणी व्यक्ति, हमें इसी समय रात में शीघ्र ही घर चलना चाहिए। हो सकता है राजमाता पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। महाराज की बातें सुनकर गुणी व्यक्ति कहने लगा, महाराज, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और हमें घर चलने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो मैं पहले ही जानता हूं। विद्वान व्यक्ति की बातें सुनकर महाराज कहने लगे, अरे आप क्या जानते हैं, बताइए हमें। तभी विद्वान व्यक्ति महाराज से बोला, हाँ महाराज, आपने जो अभी विचलित कर देने वाला सपना देखा है वो इस जगह का असर है। आपकी माता पर कोई संकट नहीं है। देखने में तो यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर भी है, मगर महाराज इस मंदिर में रहने वाले पुजारी ने अपनी माँ की हत्या कर दी थी, इसीलिए आपको डरा देने वाला ऐसा सपना दिखाई दे रहा है। ये सुनकर महाराज को बड़ी हैरानी हुई और राजा कहने लगे, जगह का असर भला ये कैसे हो सकता है। महाराज ने उस गुणी व्यक्ति की बात का परीक्षण करने के लिए अगले दिन सुबह होते ही उस गांव के आदमियों को बुलवाते हैं और महाराज ने गांव वालों से पूछा, अरे अरे, इतनी सुंदर और पावन जगह है जहां पर भगवान का एक पुराना मंदिर भी है, मगर यहाँ पर हमें कोई भी साधु संत या पुजारी नहीं दिखाई दिया। अगर यहाँ पर भगवान का मंदिर है तो यहाँ पर किसी न किसी साधु या पुजारी को भी रहना चाहिए। महाराज के पूछने पर गांव के लोगों ने बताया, महाराज, इस मंदिर में पहले एक साधु रहता था। एक दिन उस साधु ने क्रोध में आकर अपनी माता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसी वजह से महाराज ये जगह अपवित्र हो गई है। अब हम इस भगवान के दर्शन करने के लिए भी यहाँ नहीं आते हैं। महाराज ने जब गांव वालों की ये बातें सुनी तो अपने साथ आए हुए उस विद्वान को महाराजा ने बहुत ही खुश हुए
हे विद्वान व्यक्ति, तुम सच में बहुत गुणी हो। अब मैं तुम्हें अपने राजमहल में काम पर रख लूंगा। राजा ने उसी समय उस विद्वान को साथ लेकर अपनी राजमहल वापस लौटे और आए तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ महल में बिल्कुल सही सलामत थी। माँ को सही देखकर राजा बहुत ही खुश हुए और फिर राजमहल में राजगद्दी पर बैठ गए। फिर उस जगह जानने वाले विद्वान व्यक्ति को बुलवाया गया और सभी दरबारी के सामने उस विद्वान के बारे में महाराज कहते हैं, हे दरबारियों, यहाँ से जाने के बाद हम एक जगह पर रुके और उस जगह के बारे में इस विद्वान ने बताया कि उस जगह पर कुछ समय पहले ही एक हत्या हुई थी और वो जगह रहने के लायक नहीं है। ये एक अपवित्र जगह है, जबकि देखने में वहां पर एक बहुत पुराना मंदिर भी था। महाराज ने आगे की कहानी भी बताई। मैंने जब इस बात की जांच पड़ताल की और वहां के गांव वालों को बुलाया तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर में रहने वाला साधु ऐसा निर्दयी आदमी था कि उसने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस गुणी की बात बिल्कुल सत्य निकली। महाराज ने उस विद्वान व्यक्ति से पूछा, हे गुणी व्यक्ति, आपको कैसे पता चला कि वो जगह रहने के लायक नहीं थी? राजा की बातें सुनकर गुणी व्यक्ति कहने लगा, महाराज, हम जिस भी जगह पर रहते हैं उसका असर हम लोगों पर उस समय पड़ना शुरू हो जाता है जब हम उस जगह पर रहते हैं। महाराज, यदि आप मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो आपके मन में सही विचार आएंगे। आप यदि शमशान घाट में जाएंगे तो वहां पर कुछ अलग प्रकार के मन में विचार आएंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर मदिरा हो रहा हो, वहां का बेकार का वातावरण आपके दिमाग पर असर डालेगा। गुणी व्यक्ति ने आगे भी बताया, महाराज, यदि आप युद्ध भूमि में जाएंगे तो आपके मन में वीरतापूर्ण विचार आएंगे। इसलिए हे महाराज, जगह का बहुत महत्व होता है। हर एक जगह का अलग वातावरण होता है। वहां घटने वाली घटनाएं वो स्थान अपने में समेट लेती है। वहां पर जो भी होता है, सही या गलत, उस जगह पर प्रभाव डालती है। महाराज, क्या आप जानते हैं मैंने उस जगह के बारे में कैसे पता लगाया? जैसे ही मैं उस स्थान पर गया तो मेरे मन में हत्या और अपराध जैसे विचार आने लगे। मेरे मन में हिंसात्मक बातें आने लगी कि इस जगह पर जरूर किसी न किसी की हत्या हुई है। उस विद्वान की बातें सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। महाराज ने उस गुणी व्यक्ति को हमेशा के लिए अपने दरबार में रख लिया। महाराज ने अब उस जगह परखने वाले गुणी व्यक्ति को तो परीक्षा ले ली थी, परंतु अब दूसरे विद्वान की बारी थी। उस नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो राजा के लिए अनाज का भंडारण करता था। एक दिन वो व्यापारी चावल लेकर महाराज के पास आया और राजा से कहने लगा, हे महाराज, मैं आपके राज्य के लिए हमेशा की तरह चावल लेकर आया हूँ, मगर महाराज, ये एक बहुत सही किस्म का चावल है, इसलिए आपको इसके पैसे कुछ अधिक देने पड़ेंगे। व्यापारी की बातें सुनकर राजा कहने लगे, हाँ ठीक है, दिखाइए आप कैसा चावल लेकर आए हैं। महाराज ने और महाराज के सभी दरबारियों ने उस चावल को देखा। सही में वो चावल बहुत सही था और बहुत साफ सुथरा था। महाराज के राजमंत्री कहने लगे, महाराज, इस अनाज को कई सालों के लिए रख लिया जाए, ये खराब नहीं होगा। उस समय महाराज के दिमाग में एक विचार आया। हमारे यहाँ अतिथि रूप में एक विद्वान है जो अनाज को पहचानने की बात कहता है। क्यों ना हम एक बार इस अनाज को उसे भी दिखा दें। इससे उसकी भी परीक्षा हो जाएगी और हमें अनाज का भी पता चल जाएगा।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ज्यादा चमकदार चीज होती है वही सबसे अधिक खराब निकलती है। महाराज ने तुरंत आदेश दिया। शीघ्र ही अनाज की परख करने वाले विद्वान को अतिथि रूम से बुलाकर लाया जाए। जब वो विद्वान राज दरबार में आया तो महाराज ने उससे कहा, हे विद्वान, आप इस अनाज को देखकर बताइए कि यह अनाज कैसा है। ये हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अनाज परखने वाले विद्वान ने अनाज को अपने हाथ में लिया। वे महाराज से कहने लगे, हे महाराज, ये अनाज किसी चोर आदमी के द्वारा कमाया गया है। इसलिए अगर आप इस अनाज को लेंगे तो हमारे राज्य में, हमारी सेवा में और हमारे दरबारियों में और सैनिकों में चोरी की भावना जाग जाएगी। महाराज ये सुनकर बड़े ही आश्चर्य हुए और तुरंत उस व्यापारी से बोला, व्यापारी जी, अनाज कहां से लाए हो, बताइए हमें। फिर व्यापारी ने महाराज की बातें सुनकर कहा, अरे नहीं महाराज, मैं तो आपका बहुत पुराना व्यापारी हूँ और आपके लिए अनाज का भंडारण हमेशा सही ही करता आया हूँ। और मैंने इस अनाज को आपके ही राज्य के एक बहुत बड़े जमींदार से खरीदा है, जिसके पास हजारों एकड़ खेत है। वो भला चोरी क्यों करेगा? व्यापारी की बातें सुनकर राजा कहने लगे, मगर इस जमींदार को हमारे सामने शीघ्र ही लाया जाए। महाराज के आदेश के अनुसार 2 सिपाही उस जमींदार को बुलाने के लिए चलते हैं। और कुछ ही देर में बुलाकर ले आए जहां से व्यापारी ने अनाज खरीदा था। जमींदार को राजा के दरबार में पेश किया गया। जब जमींदार महाराज के दरबार में आया तो कहने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तब महाराज ने उस जमींदार से पूछा, अरे तुम मुझे ये बताओ कि ये अनाज जिसे तुमने व्यापारी को बेचा है, ये अनाज तुमने कहां से चुराया है? साफ साफ बताओ हमें। महाराज की बातें सुनकर जमींदार कहने लगा, हे महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास 1000 एकड़ खेत है और मेरे पास हजारों क्विंटल चावल पैदा हुए हैं। महाराज, ये मेरे खेतों के उगाए हुए चावल हैं। इसमें तो मैंने चोरी का एक दाना भी नहीं मिलाया है महाराज। जमींदार की बातें सुनकर महाराज कहने लगा, अरे नहीं, तुम सत्य बताओ। ये कहीं न कहीं चोरी से कमाया हुआ अनाज है। जो भी हो तुम, मुझे सब कुछ सच बताओ। महाराज की बातें सुनकर जमींदार ने कहा, अरे नहीं महाराज, ये तो मेरे खेतों में ही पैदा हुआ अनाज है। मैंने कहीं से चोरी नहीं की है महाराज। महाराज उस विद्वान की तरफ देखने लगे जो अनाज को परखने का दावा करता था। गुणी व्यक्ति कहता है, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। ये जमींदार झूठ बोल रहा है। ये अनाज किसी चोर ने ही कमाया है। जब जमींदार ने उस विद्वान व्यक्ति की बात सुनी तो वो कहने लगे,
हाँ महाराज, आपका ये विद्वान सत्य कहता है। जैसे कि महाराज आप जानते हैं, मेरे पास हजारों एकड़ खेत है, तो उस खेत को मैं अकेला नहीं जोत पाता हूँ। कई लोग मेरे यहाँ पर मजदूरी करते हैं। एक दिन किसी राजा के यहाँ से एक चोर भाग गया। मुझे उसने सारी बात बता दी। जमींदार साहब, मैं पहले कारागार में था और कारागार से भागकर यहाँ पर आया हूँ। और वो मुझे कहने लगा, आप मुझे अपने पास रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी और कपड़ा देते रहना। महाराज, उसने मुझे ये भी कहा मेरा सारा काम भी करता रहेगा। तो मैं इस बात पर तैयार हो गया। महाराज, मैंने उस चोर को अपने यहाँ पर नौकरी के लिए रख लिया। और महाराज, इस साल की जो फसल पैदा हुई वो उस चोर की मेहनत की कटाई, जुताई और बुआई के साथ सारी मेहनत की उसकी कमाई है। इसलिए महाराज, आपका ये अनाज परखने वाला बहुत ही विद्वान आदमी है। इसने सही कहा कि अनाज चोर ने कमाया है। ये अनाज चोरी करने वाले व्यक्ति का ही कमाया हुआ है। महाराज, आपके इस गुणी व्यक्ति की बात बिल्कुल सत्य है। जमींदार की बात सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और कहने लगे, अरे वाह, कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति मेरे दरबार में मौजूद है। महाराज ने उस विद्वान व्यक्ति से पूछा, हे विद्वान व्यक्ति, मुझे ये बताइए कि आपने इस अनाज को हाथ में लेते ही कैसे पहचान लिया, जबकि इस अनाज की चमक तो सोने जैसी थी, मगर हाथ में लेते ही तुमने कैसे बता दिया कि यह अनाज चोरी का कमाया हुआ है? महाराज की बातें सुनकर विद्वान व्यक्ति कहने लगा, हे महाराज, जब मैंने इस अनाज को हाथ में लिया तो हाथ में लेने के बाद मेरे मन में विचार आया कि अनाज तो सोने के जैसा चमक रहा है। और जब मैंने इसे देखा तभी मेरी अगली नजर महाराज आपके दरबार में रखे हुए उस सोने के चांदी के सामान पर पड़ी। मेरा ध्यान उस सोने के लोटे पर चला गया और मैं सोचने लगा कि अनाज और वो सोने का लोटा दोनों देखने में सोने की तरह चमक रहे हैं। मगर इस समय मेरे मन में दूसरे विचार आने लगे कि मैं इस राजा की नौकरी क्यों करूं? क्यों ना मैं राजा के इस सोने के लोटे को चोरी कर लूं? जबकि हे महाराज, मैंने मेरे जीवन में कभी किसी की चोरी नहीं की, मगर इस अनाज को हाथ में लेते ही मेरे मन में ऐसे विचार आने लगे। और जब ऐसे विचार मेरे मन में आया तो मुझे पता लग गया। महाराज उस गुणी व्यक्ति की बात सुनकर बड़े ही खुश हुए और उसको हमेशा के लिए अपने दरबार में काम पर रख लिया। इस प्रकार कुछ और समय बीता। राजा के महल में जो खाना बनाने वाला आदमी था उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जगह पर किसी नए आदमी की खोज की जाने लगी। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया और कहने लगा, हे महाराज, मुझे पता लगा है कि आपके महल का खाना बनाने वाले आदमी की मृत्यु हो गई है और आप एक नया आदमी खोज रहे हैं। महाराज, मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ, आप मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। मैं बहुत ही अच्छे से अच्छा खाना बना सकता हूँ। राजा विक्रम सिंह मन में विचार करने लगे, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें खाना बनाने वाला व्यक्ति मिल गया। तब राजा विक्रम सिंह ने उस खाना बनाने वाले से कहा, अरे सुनो भाई, तुम्हें यहाँ पर रखने से पहले हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे और आज तुम खाना बनाना और हम खुद ही चेक करेंगे। खाना बनाने वाला व्यक्ति कहने लगा, हाँ, ठीक है महाराज। इस तरह से महाराज ने खाना बनाने वाले आदमी से कहा, अरे
तुम जाकर खाना बनाओ और हम आज तुम्हारा खाना चेक करेंगे। उस दिन खाना बनाने वाले आदमी ने बड़ी मेहनत के साथ खाना बनाया। कई तरह के पकवान बनाने की जितनी भी कला उसे आती थी वो सब उसने रख दी। जब खाना तैयार हो गया तो उस आदमी ने महाराज को संदेश भेजा। महाराज, खाना बनकर तैयार हो गया है और आप आकर खाने को चेक कर लीजिए। महाराज अपने राजमंत्री के साथ और उसे खाना परसने वाले विद्वान के साथ रसोई घर में जा पहुंचे। महाराज ने जब खाना को खा कर देखा तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया गया था। जब महाराज के एक मंत्री ने भी खाना को चखा तो वो कहने लगा, महाराज, मैंने बहुत से खाना बनाने वाले देखे हैं, मगर ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाने वाला हमारे राज्य में पहली बार आया है। महाराज, मैं तो कहता हूँ कि आप इसे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। तब महाराज ने उस खाना की परख करने वाले विद्वान से कहा, हे विद्वान, आप बताएं कि ये खाना बनाने वाला आदमी और ये खाना कैसा है। इस समय राजा का वो गुणी व्यक्ति जो खाना परखने वाला था, उसने थोड़ा सा खाना चखा और कहा, हे महाराज, यदि आप इस खाना बनाने वाले व्यक्ति को अपने राजमहल में काम पर रखोगे तो इसके हाथ का बना हुआ खाना खाकर हमारे राज्य के मंत्री और सिपाही सब लुटेरे हो जाएंगे। उनमें लूटपाट की भावना बढ़ जाएगी। इतना बात सुनकर महाराज कहने लगे, अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, आप इस खाना बनाने वाले व्यक्ति से पूछिए, ये अवश्य ही कोई चोर या लुटेरा है जो खाना बनाने का काम भी करता है और लूटपाट करने के बाद खाना बनाने के बहाने हमारे यहाँ से कुछ चुराना भी चाहता है। जब महाराज ने ये बात सुनी तो उस खाना बनाने वाले आदमी को अपने राज दरबार में बुलाया और उससे कहने लगे, हे रसोई, तुम सच में खाना बनाने में बहुत अच्छे हो और तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। मगर तुम ये बताओ कि क्या तुम पहले से ही खाना बनाने का काम करते थे या कुछ और करते थे? सच सच बताना, वरना तुम जानते हो झूठ बोलने का नतीजा क्या हो सकता है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि किसी काम के लायक नहीं रह पाओगे। जब महाराज थोड़ा गुस्सा होकर बोले तो खाना बनाने वाला व्यक्ति डर गया और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मुझे माफ कीजिए, मेरा खाना बनाना पुराना काम नहीं है। शुरू से अब तक मैं लोगों के यहाँ चोरी करवाने का काम करता था। न जाने मैंने कितने लोगों को मारा और कितने व्यक्ति के यहाँ पर चोरी की। कितने राजाओं ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मगर मैं किसी तरह उनके हाथ नहीं आया। जब मैं एक प्रसिद्ध डकैत बन गया तो लोग मुझसे डरने लगे और फिर एक दिन मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे खाना बनाने की कला बहुत अच्छी आती है, तो क्यों ना मैं किसी राजा के यहाँ खाना बनाने का काम करूं और चोरी भी कर लिया करूंगा। यदि मैं खाना बनाने का काम करूंगा और राजा के यहाँ पर रहूंगा तो मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी और पहचान भी नहीं पाएगा कोई। इस तरह आसानी से अपना काम भी कर लूंगा। मगर महाराज, अब मैं चोरी का काम नहीं करता हूँ। खाना बनाने वाले व्यक्ति की बात सुनकर महाराज ने उसे खाना परखने वाले विद्वान से कहा, तुम सचमुच बहुत ही काम के व्यक्ति हो। महाराज ने फिर सबके सामने उसे सम्मानित किया और कहा, तुम सचमुच बहुत ही काम के व्यक्ति हो। हे विद्वान, आप मुझे बताइए कि आपने इतनी आसानी से कैसे जान लिया कि ये जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है इसका खाना सही नहीं? वो विद्वान व्यक्ति कहने लगा, हे महाराज, जब मैंने इसका पकाया हुआ खाना खाया तो मेरे दिमाग में लूटपाट के विचार आने लगे।
मैं सोचने लगा कि आपकी तिजोरी में जो सोना चांदी है, यदि मैं इस सोने चांदी को किसी तरह से हासिल कर लूं तो मेरा जीवन आनंद से कट जाएगा। इसलिए महाराज, यदि खाना बनाने वाले आदमी को आपने रखा तो आपके राज्य का संचालन खराब हो जाएगा। आपके सिपाही, आपके अन्य सिपाही सब लुटेरे हो जाएंगे। महाराज ने उस खाना परखने वाले गुणी व्यक्ति की बात को सुना। वो बड़े ही खुश हुए और राजा ने उसको भी आजीवन अपने राजमहल में काम पर रख लिया। और तीनों भाइयों ने अपनी बूढ़ी माँ को भी राजमहल में बुला लिया और सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।